तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के जो कमेंट थे उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट की जानकारी देंगे और इस वीडियो में जिन भी बच्चों ने 24 मई तक के कमेंट्स किए हैं, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी आपका कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए आवेदन के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है। देखिए, लास्ट ईयर हमें 700 रुपये जनरल और ओबीसी कैटेगरी में देना पड़ा था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 500 रुपये देना पड़ा था और विकलांग श्रेणी में 200 रुपये देना पड़ा था। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए, जो भी आपको पैसा देना पड़ता है वो रिफंड नहीं किया जाता। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया, अगर आपने एक भी बार यहाँ पर एक भी रुपया जमा कर दिया तो वो आपको रिफंड नहीं मिलता है। एक बात और, पूरी अपडेट देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपका फीस का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि कितना कितना रुपये लगेगा। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष का शुल्क है, ये सेकेंड ईयर की फीस है आपकी। ठीक है, टोटल 10,200 रुपये, यहाँ पर भी 10,200 रुपये। लेकिन पहले साल में दोस्तों क्या होता है ना, जो आपका ये 2500 रुपये रहता है सरकारी कॉलेज के लिए। याद रखिएगा, जो बच्चे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, कल को आपको काम आएगा। स्नैप होता क्या है ना कि 2500 यहाँ पर देख सकते हैं, 2,500 रुपये यहाँ वापस होते हैं। लेकिन ये आपका प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं रहता। देखिए, मान लीजिए संस्थानों हेतु सहायता दे संख्या में 41,000 आपकी फीस है। चलिए देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट बात, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर और आप लोग के कमेंट। एक बच्चे का भी हमने कमेंट पढ़ा कि सर हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी एडमिशन के बाद। ठीक है, कुछ बच्चे इस वीडियो को 24 मई को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे इस वीडियो को 25 मई को देख रहे होंगे। ठीक है, देखने का टाइमिंग अलग अलग होगा लेकिन सबका आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। पहली सवाल कि फ्री में हमें एडमिशन लेना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है बच्चों का कि सर हम फ्री में कैसे एडमिशन लें। देखिए, फ्री में भी एडमिशन संभव है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, कभी कभी देखिए कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर सीट खाली जाती है, तो कॉलेज वाले आपको स्कॉलरशिप बेस के आधार पर एडमिशन देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर जी आप ही बता दीजिए कौन से कॉलेज में फ्री में एडमिशन होगा। अगर हमने कॉलेज का नाम लिया तो एक कॉलेज में मैक्सिमम 100 सीटें होती हैं प्राइवेट में। ठीक है, या कहीं पर 50 होती हैं। तो भैया क्या 50 बच्चे तुरंत ही, कोई भी कॉलेज मुश्किल से 5 से 10 सीटों पर ही फ्री एडमिशन देता है। और वीडियो देखने वाले कितने बच्चे हैं, तो अगर हम कॉलेज का नाम बता भी दिए ना तो तुरंत ही वो कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ा सा अपने जिले में जाइए, पता करिए, ऐसे कॉलेज आपको मिल जाते हैं जिन बच्चों को फ्री में एडमिशन लेना है। लेकिन जो फ्री में एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके लिए भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और लास्ट में अगर कॉलेज में सीट खाली रहेगी तो ही कॉलेज वाले फ्री में एडमिशन आपको देंगे। अगर उनको भाई कोई पैसा ही पेड कर दे रहा है, कल से एडमिशन ले रहा है, तो वो कॉलेज आपको फ्री में एडमिशन क्यों देगा, ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात होती है अदर स्टेट को लेकर। सर जी हम दूसरे राज्य से आते हैं, क्या हम यूपी में डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखिए, अगर आप लोग दूसरे राज्य से आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग रहने वाले यूपी को होते हैं, जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और राज्य में जाकर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रहने वाले आप यूपी के ही हैं प्रॉपर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती उस केस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यूपी डीएलएड एडमिशन में एक और बात कि हम डीएलएड बीटीसी करें या बीएड। देखिए, आपने बीएड का फॉर्म भी डाल दिया है, तो बीएड का जब एंट्रेंस एग्जाम होगा दीजिएगा। अगर आपके नंबर बहुत ही अच्छे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग डीएलएड करेंगे तो आप 1 से लेके 5 प्राइमरी लेवल का जो टीचर वैकेंसी आती है आप उसके टीचर बनेंगे, और 6 से लेके 8 जूनियर। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों बीएड का फॉर्म डाल देते, इनकेस मान लेते आपने बीएड कर लिया, तो आप दोस्तों 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे और 9 से 10 की भर्ती में सम्मिलित होंगे। ये सिंपल सा फंडा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम आपको बता रहे हैं। अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भर्ती आती है वो ये देखेगी, अगर कभी 9 से 10 में आएगी टीजीटी लेवल पर, आपने सुना होगा टीजीटी। ठीक है, तो एक और बात, यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है।
ठीक है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। सर क्या अब स्कॉलरशिप दोबारा आएगा? एक और अच्छा सवाल है सर जी, स्कॉलरशिप को लेकर कुछ बताइए। तो देखिए स्कॉलरशिप को लेकर बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए आप लोग कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप एक बार में आ जाती है तो आ जाती है ना, तो फिर आपको कितने साल से आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, नहीं आई तो फिर वो नहीं ही आती है, ठीक है ना। फॉर्म कब आएगा? देखिए हमने एक बात क्लियर कर दिया, लास्ट ईयर 26 मई तक हमने विज्ञापन देख लिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों विज्ञापन की डेट लिखी है 26 मई 2023। इस साल ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? चुनाव का समय चल रहा है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा लेट लतीफी हो रहा है, लेकिन डीएलएड एडमिशन में चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी पार्टी जीते, सरकार किसी की भी बने, डीएलएड में आपका एडमिशन होगा। सर फॉर्म कब तक आएगा? ठीक है गुरुजी, ग्रेजुएशन में 51% ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन हो सकता है या नहीं? बहुत ही अच्छा नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 51% में तो आपका जनरल में भी एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी में तो आप 45% तक जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट ईयर कितने दिन तक चला था रजिस्ट्रेशन? देखिए हम आपसे हर सवाल हर चीज का आंसर क्यों करते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चे का कमेंट आता है, देखिए बहुत ही डीपली आंसर किया जाता है। 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त था। पिछले साल दोस्तों 31 अगस्त, इतना लंबा समय क्यों मिला? जून में भी मिला, जुलाई में भी मिला, अगस्त में भी मिला। क्यों मिला पता आपको? 3 महीने का बड़ा समय इसलिए मिला था ना कि लास्ट ईयर बीएड छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था, ठीक है। नहीं तो इतना लंबा कभी रजिस्ट्रेशन नहीं चलता है। तो इस वजह से बाद में बीएड में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले थे वो डीएलएड में आ गए। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, शर्त फिर से, अगर आपने यूपी डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। देखिए दोस्तों एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए जब भी आप फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले आपका होता है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, जहां पर आपसे ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते हैं। सिंपल से आपको बताते हैं, अगर आपको डाउट है कि सर हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है? जब आप पार्ट 1 में आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में टोटल नंबर क्या परसेंटेज बन रहा है। अगर आपका 50% से कम है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपका 45% से कम है, आप लोग आरक्षित वर्ग में जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये सब कैटेगरी से आते हैं और आपका 44.9% है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। 45% या 50 हैं। अब एक और सवाल होगा कि सर जी हम तो आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अब हमारे लिए क्या परसेंटेज चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा और इसका बहुत ही अच्छा आंसर यही होगा कि भाई आप भी जनरल में अभी फिलहाल काउंट किए जाते हैं। कॉलेज एडमिशन में आपको छूट मिल जाता है, लेकिन देखते हैं क्या इस बार पीएनपी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करती है। करना चाहिए इनको, क्योंकि जब आपको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो पूरी तरीके से शैक्षिक अर्हता में आपका नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं, तो यहाँ पर भी आपका नाम होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र। निवास देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी होने चाहिए। एज लिमिट को लेकर मिनिमम 18 साल। अगर आपकी उम्र 17 साल 9 महीने तो भी आप बाहर, 18 साल तो भैया उम्र कंपलसरी है, ठीक है। तो जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्टेट रैंक आएगी, ठीक है। मेरिट के आधार पर आप लोग की स्टेट रैंक आती है। अब ये मेरिट कैसे निकालते हैं? आप लोग का हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, 12वीं में कितना है, ग्रेजुएशन में ओवरऑल कितना बन रहा है, इसको जोड़ लीजिए। जो आपकी मेरिट आएगी वो 300 नंबर में से आएगी। हो सकता है किसी का 210 आ जाए, किसी का 220 आ जाए। जैसे हाई स्कूल में आपके 70%, इंटर में आपके 80%, ग्रेजुएशन में 60, जोड़िए कितना हुआ, 8 7 15 6 21 210 नंबर। लेकिन जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो सरकारी कॉलेज के लिए मिनिमम 230 से लेकर 240 प्लस नंबर, ठीक है। कभी कभी 240 प्लस का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आप सुरक्षित हैं, सेफ जोन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या होगा, 200 225 से लेकर 235 प्लस। ओबीसी कैटेगरी में क्या होगा, ये भी 225 से लेके 235 प्लस। एससी कैटेगरी में क्या होगा, 220 से लेके 230 प्लस तक। भाई एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ आजकल बहुत ज्यादा जा रही है, बच्चे पढ़ने में होशियार होते जा रहे हैं, ठीक है, या नंबर ज्यादा हो रहे हैं। देखिए जो बच्चे पुराने हैं उनको तो परसेंटेज में दिक्कत आती है। कभी कभी एक और सवाल आता है बच्चों का कि सर क्या शिक्षक भर्ती में नंबर जोड़े जाते हैं? बिल्कुल, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था, यूपी में बड़ी वैकेंसी 68,500 तक,
आप लोग के नंबर जोड़े गए थे। क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा? तो इसका आंसर है फिलहाल दोस्तों नहीं, सॉरी इसके लिए। कॉलेज की कट ऑफ हमने बता दिया, एज लिमिट, फीस, ये सब कुछ। यूपी में बाहर नौकरी मिलेगी। हाँ, अगर आप यूपी डीएलएड कर लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर कोई वैकेंसी आती है, जैसे बिहार में, केरल, किसी भी राज्य में दोस्तों, ठीक है, यूपी के बाहर तो वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपको मौका दिया जाता है। आवेदन करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का आप सुधार नहीं कर सकते अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। और दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो में, आप लोग के कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। काउंसलिंग का प्रोसेस में आपको 10,000 ही एडवांस जमा करना पड़ता है। तो फॉर्म भरने में अगर आपने एक गलती की ना तो 10,000 पे आपका डूब जाएगा। ये बहुत से कॉलेज वाले आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कॉलेज वाले क्या बताएंगे, तो साइबर कैफे से आप फॉर्म भराते हैं, और प्राइवेट कॉलेज वाले कहते हैं कुछ भी भर दो। गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो बाद में बच्चे पछताते हैं, सर जी हमारा 10,000 कैसे। साफ साफ यहाँ पर लिखा रहता है, ये देख लीजिए। जो रैंक पिछली बार 3,36,000 रैंक आई थी टोटल, मेरिट स्टेट रैंक जो भी था, यहाँ पर लिखा 5,000 भुगतान करना पड़ेगा, 5,000 पहले। कोई भी पैसा देखिए साफ साफ लिखा रहता है, भैया वापस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर पुनः भुगतान की बात लिख गई, तो गलती करेंगे तो पैसा डूबेगा। ये दोस्तों चेकलिस्ट ध्यान रखिएगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर ये आप 10,000 रुपये पेमेंट करके डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और देखिए प्रोविजनल भी चाहिए अगर आपके पास स्नातक का नहीं है तो। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण ले रहे तो जाति जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक शपथ पत्र लगता है। डिटेल में जानकारी दोस्तों हम देते हैं, वीडियो लंबी होती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 8738079216 8738079216। ये नंबर है हमारा। मिलेंगे एक और वीडियो में। आपका दिन शुभ।